हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? अब आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं? अब स्टार्ट हो गया है? ठीक है, जल्दी बताओ। अभी ठीक है? अभी शुरू हो गया? हाँ। देखिए, थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है, ध्यान रखें अपना। और यहां भी अच्छी खासी बारिश चल रही है, और शायद आपके शहर गांव में भी अच्छी बारिश चल रही होगी। सब ठीक है? कैसा रहा संडे? वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। हाँ, कुछ स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही थी क्लास, अभी शायद सब कुछ ठीक है, चालू हो चुका है ना? हाँ। हाँ जी, हम एकदम अच्छे हैं। आप बताएं अपने हालचाल। ओके, चलिए आइए करें शुरुआत आज के सेशन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 यानी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी थी, और क्वेश्चन नंबर 51 से हमें स्टार्ट करना था। एक कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई, फर्श मतलब समझा करो फ्लोर, है ना? कमरे का एक फ्लोर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 20 फीट और 10 फीट है ना? और इस पे तीन अलग अलग रंग की हमें टाइल्स लगानी है जो स्क्वायर शेप की है, वर्गाकार है। हर तरफ पहली तीन पंक्ति में काली टाइल्स बिछानी है, शेष के एक तिहाई में सफेद रंग की टाइल्स, शेष में नीली टाइल्स लगाई जाए। कितनी टाइल होंगी? इसकी लंबाई कितनी है? तो वो 20 फीट है। और चौड़ाई कितनी है? तो वो 10 फीट है ना? फर्श पर तीन अलग अलग रंगों के 2 फीट लंबाई की वर्गाकार टाइल्स लगाई जानी है। हर तरफ पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई गई हैं, शेष के एक तिहाई में सफेद रंग की टाइल्स, और शेष में नीले रंग की टाइल्स लगानी है। देखो, आपको जो भी टाइल्स लगानी है, ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है कि वो वर्गाकार होनी चाहिए। वर्गाकार का मतलब होता है स्क्वायर, और उसकी लंबाई भी 2 होगी और उसकी चौड़ाई भी 2 होगी। इस प्रकार की वर्गाकार टाइल्स आपको लगानी है, ऐसा आपसे यहां पे कहा जा रहा है ना? तो पहले तो इसको समझना, पहली पंक्ति में काली टाइल्स बिछाई गई मतलब चारों तरफ काली टाइल्स बिछाई गई है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, हम चारों तरफ काले रंग की टाइल्स लगाएंगे, जो कि इस प्रकार से कुछ लगेगी, है ना? देखो, ये जो आपको पूरा रोड टाइप का दिख रहा है ना? आप इसको ऐसे समझें कि मैं इसको यहां से यहां मिला देता हूं, यहां से यहां मिला देता हूं, इसको भी मिला देता हूं, इसको भी मिला देता हूं, है ना? तो ये जो टाइल्स आप देख रहे हो, ये कैसी टाइल्स लगेंगी? ये काले रंग की टाइल्स लगेंगी। ठीक है, ये जितनी टाइल्स हैं, ये पहली लाइन है, चारों तरफ पहली लाइन जो होगी ये काले रंग की होगी, ब्लैक कलर की टाइल्स इसमें होगी। ठीक है, चलो, अब आपको पता लगाना है कि भैया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बात समझना, जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि चलो इतने का क्षेत्रफल पता लगाते हैं, कि इतने का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? तो मुझे बताइए कि इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 10, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई तो टाइल्स की 2 है। भाई ऐसे 10 फीट लंबाई में टाइल्स लगी है और उसकी चौड़ाई 2 है, यानी ये हो गया 20 स्क्वायर फीट। तो ये भी कितना होगा? यहां से यहां तक जाओगे, फिर ये हो जाएगा, और ये भी 10 गुणा 2 होगा, तो ये भी होगा 10 गुणा 2, यानी ये भी हो गया 20 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब बचा कितना? तो अब बचा हुआ निकालना जरा। तो अब आपको पता है कहां से कहां तक निकालना है? यहां से ये जो दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल अब आपको पता लगाना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 2। इस पूरे की लंबाई यहां से यहां तक कितना है? 20 है। लेकिन 2 यहां कम हो गया, 2 यहां कम हो गया, तो 20 में से 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, यानी कितना बचा आपके पास? 16। तो ये हो गया आपका 32। तो सामने भी उस तरफ भी कितना होगा? 16 गुणा 2 यानी 32। इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। हाँ, ठीक है, सुनिए बात ध्यान से। इसकी लंबाई 10, इसकी चौड़ाई 2, 10 गुणा 2 20 स्क्वायर फीट, सेम ये भी 10 गुणा 2।
नीचे 2 कम हो गया, ऊपर 2 कम हो गया, पूरे की लंबाई 20 थी, 2 और 2 4 कम हो गया, तो बचा कितना 16, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2, तो ये हो गया 16 फीट और 2 चौड़ाई, 16 दूनी 32, ये भी 16 और 2। ये इतना पूरा जो है ये ब्लैक कलर की टाइल्स है। अगर मैं सबका टोटल कर दूं कि ब्लैक कलर की टाइल्स टोटल कितनी है, तो 32 32 64, 20 और 20 40, यानी ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 104 स्क्वायर फीट। ये काले रंग की टाइल्स अभी तक लगी है ना। इसका कैलकुलेशन मेन था। अब मुझे ये बताओ कि पूरे फ्लोर का क्षेत्रफल कितना है, 20 गुणा 10 यानी 200, है ना। 200 में से 104 घटा दो तो हमारे पास शेष कितना बचा, 96, है ना। जो रिमेनिंग है, जो शेष है वो कितना है हमारे पास, 96 स्क्वायर फीट। शेष के 1/3 में, रिमेनिंग के 1/3 में क्या लगेगा, ब्लू टाइल्स। तो रिमेनिंग का 1/3 यानी 32 स्क्वायर फीट ये कौन सी टाइल्स होंगी, ये ब्लू टाइल्स होंगी। तो अब बताओ, अब शेष कितना बचा, अब रिमेनिंग कितना है, तो आपके 96 में से 32 स्क्वायर फीट हो गया ब्लू। तो अब जो बचा वो आपके पास बचा 64 स्क्वायर फीट। और ये कौन से रंग की टाइल्स लगानी है, बची हुई आपको जो लगानी है, अच्छा सॉरी ये व्हाइट है, ये व्हाइट है। और अब आपको बची हुई टाइल्स लगानी है जो कैसी होनी चाहिए, जो ब्लू कलर की होनी चाहिए। और ब्लू कलर की टाइल्स लगानी है, और टाइल्स कोई भी होगी उसका एरिया कितना होगा, टाइल्स की लंबाई भी 2 चौड़ाई भी 2, यानी हर टाइल्स 4 स्क्वायर फीट की होगी, है ना। तो 4 स्क्वायर फीट की होगी, और अगर 64 स्क्वायर फीट लगाना है तो 16 टाइल्स लगेंगी। यह आपके प्रश्न का आंसर आएगा। 16 इज द राइट आंसर। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई। हां या ना, एक बार अच्छे से पूरा देख लो। क्लियर है भाई? अच्छा, रीनू बोल रही हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि सपने में भी आने लगे हैं। अच्छा जी, हाँ, एक ही बात है। देखो मेन है ब्लैक टाइल्स कितनी लगी, 104। तो 104 गया तो आपके पास कितना शेष बच गया, आपके पास 96 बचा। 96 का 1/3 कितना होता है, वो होता है आपका 32। तो 32 वाइट हो गया, तो बचा कितना 64। आप चाहें तो इसको एक स्टेप कम कर सकते थे भाई, 1/3 निकाल के करना कुछ नहीं है। तो आप अगर चाहते तो डायरेक्ट 2/3 भी निकाल सकते थे। मतलब आप अगर चाहते तो डायरेक्ट क्या कर सकते थे, आप ये कर सकते थे कि आपके पास शेष यानी रिमेनिंग कितना बचा 64, 1/3 सॉरी 96, 96 का 1/3 व्हाइट टाइल्स है, तो 1/3 गया तो बचा कितना 2/3। तो आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाते, तो ये इतना काम आपका बच जाता। भाई 1/3 अलग करना है, तो 1/3 गया तो बचा कितना आपका 2/3। तो 96 का 2/3 कितना हो गया, वो हो गया 64। और हर टाइल्स का क्षेत्रफल 2/2, लंबाई गुणा चौड़ाई 4 है, 4 का भाग देंगे तो 16। तो ये एक स्टेप आप जरूर बचा सकते थे। हम्म, बताओ बात समझ में आई? ठीक है, देखो इसको ऐसे मत देखो, 20 लंबाई है 10 चौड़ाई है। मैं तो आपसे पूछूंगा कि आप तो मुझे इतने का क्षेत्रफल बताओ, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2, 10 और 2 20 स्क्वायर फीट। आप लंबाई चौड़ाई मत देखो, फिर ऐसे हम देखेंगे, हमें तो उसका एरिया कैलकुलेट करना है ना, ये मेन बात है। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अब आपको समझना है जिसका नाम है चतुर्भुज।
यानी क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज को हमने डीप में ज्योमेट्री में पढ़ा था। अब चतुर्भुज में क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है उसको देखना है। तो सबसे पहला, चतुर्भुज यानी चारों भुजाओं से घिरी हुई आकृति। अगर आपको किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, कॉमन मतलब कोई भी ट्राइंगल हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ये एक चतुर्भुज हो गया, इसका एक विकर्ण हो गया AC, और इस विकर्ण के ऊपर ये दोनों लंब डाले गए हैं, है ना। ये H1 क्या है, ये H1 एक प्रकार का इसके ऊपर लंब है, यानी आप परपेंडिकुलर बोल सकते हो। और ये भी क्या है, ये भी इसका एक लंब है, परपेंडिकुलर है। ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना। तो अगर कोई भी ट्राइंगल है नॉर्मल, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकल सकता है, 1/2 एक विकर्ण और दोनों विकर्णों पे डाले गए लंबों का योग, परपेंडिकुलर्स का सम। और परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। लेकिन चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज 4 होते हैं, चतुर्भुज 3 होते हैं। पहला आपका हो गया समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समानांतर और इक्वल होती हैं। ये पैरेलल भी होंगी और दोनों इक्वल होंगी, ये भी पैरेलल होंगी, इक्वल होंगी। एक विकर्ण दिया हुआ रहेगा, है ना। आप कुछ भी इसमें निकाल सकते हो। तो किसी भी चतुर्भुज का आपको अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, है ना। आधार कितना दिया हुआ है और ऊंचाई कितनी दी हुई है, उससे आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अदरवाइज इसका एक और फॉर्मूला है हीरोस टाइप का। आपको 3 चीजें यहां पे दी रहेंगी। ए का मतलब है एक भुजा, बी का मतलब है दूसरी भुजा, और डी का मतलब है विकर्ण। तो आप पहले निकालोगे एस। अर्ध परिमाप का मतलब यहां क्या हो जाएगा कि एक भुजा, दूसरी भुजा और विकर्ण, है ना, तीनों का योग का आधा। और फिर आप हीरोस टाइप लगा दोगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अगर इस दो को थोड़ी देर छोड़ दो तो आप एक प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो, है ना। हम यहां पे क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये एक विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, स्केलिन ट्राइंगल है। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, वही इस त्रिभुज, क्योंकि एक विकर्ण त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो जो क्षेत्रफल इधर होगा वही क्षेत्रफल इधर होगा। तो ये एक प्रकार का, ध्यान से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की ही तो टेक्निक हुई भाई। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का आधा अर्ध परिमाप, फिर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसका दुगना कर दो, क्योंकि इससे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा। दुगना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप बेसिकली विषम बाहु त्रिभुज से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका दुगना कर देते हो तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाता है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। अगला जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है रोम्बस यानी समचतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं, है ना, और आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी इस चतुर्भुज का हर एक हिस्सा अपने आप में एक समकोण त्रिभुज है ना। 2 बातें फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके दोनों विकर्ण डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, और इसके जो दोनों विकर्ण हैं, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ये और ये यहां से आधे आधे बटेंगे, इसी प्रकार ये और ये भी आधे आधे बटेंगे। इतना अगर आपने समझ लिया तो आपको इसमें ये फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं केवल आपको पाइथागोरस प्रमेय से इस पूरे को सिखा दूंगा, है ना। क्या बोला मैंने, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन क्रॉस होने के बाद दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर बांटते हैं, आधा आधा बढ़ जाता है। एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने ज्योमेट्री में भी सिखाई थी। बेसिक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू d2, यानी दोनों विकर्णों का गुणा 1/2 d1 इंटू d2। लेकिन आप इस पे मत जाओ, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे हम इसका क्षेत्रफल या एक विकर्ण दिया रहे तो दूसरा विकर्ण कैसे निकालना है वो मैं सिखा दूंगा। इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप याद रख सकते हो। और परिमाप मतलब क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का योग। ठीक है,
उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे बातों को। अगला और आखिरी है, वो है समलंब चतुर्भुज, जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम, जो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है, और ये दोनों कभी समानांतर नहीं होती। ये दोनों भुजाएं इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर दोनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसे बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, है ना, आइसोसिलिस ट्रेपेजियम। और अगर दोनों भुजाएं अलग अलग हैं तो ये नॉर्मल होगा, मतलब समलंब कहलाएगा, है ना। तो ये भुजाएं हो भी सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं, दोनों बातें। लेकिन एक बात यहां परम सत्य है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और ये कहलाती है इसकी हाइट। तो मान लीजिए एक को मैंने ए नाम दे दिया, एक को बी नाम दे दिया, और ये हाइट हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट, और परिमाप क्या हो जाता है, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, बाकी जब हम अभी थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और बेटर चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम आते हैं अपने रियल प्रश्न पर, इसको एक बार आप जल्दी से देखिए, और फॉर्मूले याद आपको करने ही होंगे, बिना फॉर्मूले के काम नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो फॉर्मूले याद करिए, उसी में भला है। हाँ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में क्या डिफरेंस है। ज्योमेट्री में आप उनकी एक डीप स्टडी करते हो, सबको पूरा हर चीज को आप कैलकुलेट करते हो। मेंसुरेशन में केवल उनका एरिया, उनका वॉल्यूम, कितनी जगह घेरेगा, कितनी उसकी कैपेसिटी, बस इसका कैलकुलेशन करते हो। मेंसुरेशन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, जो अपनी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। ज्योमेट्री आप बोल सकते हो कि थोड़ा एक डिटेल स्टडी है सारे डायग्राम्स का। हम्म, चलिए, एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस है, जिसके दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, पेरीमीटर बताना है। देखो, रोम्बस अभी मैंने आपको बताया, रोम्बस यानी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, है ना। और मैंने आपको यह भी बताया कि इसके दोनों जो डायगोनल्स हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और यही मेन बात है जो मैं आपको अभी सिखाना चाह रहा था, वो आप अभी इससे सीख जाओगे, है ना। देखना, देखो, आप कोई भी चीज एक पकड़ लो, आपको पता है कि एक डायगोनल 32 है और एक डायगोनल 24 है, और डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, आधे आधे एक दूसरे को बांटते हैं। तो अगर पूरा 32 है तो ये 16 और 16 होगा, ये पूरा 24 है तो ये 12 और 12 होगा। और हर डायगोनल, दोनों डायगोनल्स विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। तो आप एक बार के लिए केवल इतना हिस्सा देखिए जितना मैं आपको बोल रहा हूं, है ना, आप केवल ये देखो। ठीक है, क्या ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हां कि ना। देखो, 90 डिग्री के सामने क्या आएगा हमें नहीं पता, लेकिन एक 16 है और एक 12 है, एक 16 है, एक 12 है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144, टोटल करा 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो ये आ गया आपका 20, यानी इसके सामने वाली जो भुजा है वो कितनी आएगी, 20। या आप ट्रिपलेट लगा सकते हो, 12, 16 और 20 क्या है, एक ट्रिपलेट भी है, या पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, दोनों बातें हो गई। अब अगर एक भुजा इसकी 20 है तो परिमाप यानी चारों भुजाएं, तो चारों भुजाओं का योग कितना आएगा भैया, 80, 80 इज द आंसर, 80 आंसर आ जाएगा।
बोलिए। ठीक है। आपने जहां देखा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोल रहा हूं, रोमवस, समचतुर्भुज, तो आप ध्यान रखें हमेशा आप वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, बेस्ट है ना। ये 16 ये 12, तो पाइथागोरस प्रमेय, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो 20, या ट्रिपलेट लगा लो, एक भुजा 20 तो चारों भुजाएं 80, ये आपका आंसर है। हम्म। हाँ, रेक्टेंगल का ईच एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, बिल्कुल, लेकिन यार रेक्टेंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्भुज है, चतुर्भुज तिरछे होते हैं। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 है, दोनों में से एक 12 है, दूसरे की लंबाई आपको बताना है। देखो फिर से सम चतुर्भुज यानी रोमवस है, इसको थोड़ा आप समझना। हम्म। फिर आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निपटा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी है। देखो आपसे कहा है कि इसका परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रोमवस है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो प्रत्येक भुजा 10 हो जाएगी, तो प्रत्येक भुजा यहां कितनी है, हर भुजा यहां 10 है, तो ये एक 10 आ गया। एक विकर्ण, एक डायगोनल 12 है, अगर एक विकर्ण 12 है तो आप समझें कि पूरा 12 है तो ये 6 आएगा, ये 6 में बटेगा, तो ये वाला विकर्ण आपको पता लगाना है कि ये वाला विकर्ण पूरी इसकी लंबाई क्या है, वो भी आधा आधा बटा होगा। तो आप तो वापस से समझिए कि ये अपने आप में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस बार आपको 90 डिग्री के सामने 10 दिया हुआ है, एक 6 है, तो बताओ इधर क्या आएगा। तो आपको पता है कि 6, 8 और 10 फिर से ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 है, और अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा, जो आपका सेकंड वाला डायगोनल है वो 8 + 8, यानी दूसरा वाला डायगोनल 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, विद इन सेकेंड्स आप इससे आंसर दे सकते हो। 6 है, 8 है, 10 है, 8 और 8 16, दूसरा विकर्ण 16 आ गया, बात खत्म। हाँ, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 7 है, एक डायगोनल 20 है, तो आपको पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। देखो कभी भी आप अगर समांतर चतुर्भुज देखते हो तो मैं आपको बता चुका हूं, इसका एरिया एक डायगोनल खींचने पर, एक विकर्ण बनाने पर आपका जो पैरेलेलोग्राम है वो दो ट्राइंगल्स में, दो त्रिभुजों में बंटता है, और वो भी बराबर बराबर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, उसका डबल कर दो, पूरे क्वाड्रिलेटरल्स का, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आप ये बताओ, एक साइड 15 है, एक साइड 7 है, और इसका डायगोनल यानी विकर्ण कितना है, 20 है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए एस, एस मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 20 + 15 हो गया 35, 35 और 7 हो गया 42, और 42 का हाफ करेंगे तो 21 आ गया। ठीक है भैया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले लगा देंगे एस, एस कितना हो गया 21, एस माइनस ए, 21 में से 20 गया 1, 21 में से 15 गया 6, 21 में से 7 गया तो कितना आ गया 14, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 21 का मतलब होता है 7 × 3, 1 को छोड़ो, 6 का मतलब होता है 3 × 2, 14 का मतलब होता है 7 × 2। ठीक है भैया, 7 दो बार है तो एक बाहर, 3 दो बार है
तो एक बाहर, दो दो बार है तो एक बाहर, तो 7 3 21 2 42, 7 3 21 दूनी 42। अब एक ट्राइंगल का एरिया 42 है ना, एक का एरिया 42 है, तो दोनों का कितना होगा 42 प्लस 42, पूरे क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज का क्षेत्रफल 84 होगा, 84 होगा। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ता है पैरेललोग्राम का जब आपको दो साइड्स और एक डायगोनल आपको दिया हुआ रहता है। बताओ, ओके है? ठीक है जी। नेक्स्ट, किसी समलंब की समांतर भुजाएं 6 8 है, समांतर भुजाओं के बीच 4 की दूरी है, समलंब चतुर्भुज यानी आपका जो ट्रेपेजियम है उसके बारे में सवाल है इस प्रकार से। एक 8 है, एक 6 है, और दोनों के बीच का अंतर यानी इसकी हाइट कितनी है 4 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, सो 1/2 दोनों भुजाओं का योग इंटू हाइट, है ना। तो 1/2, दोनों भुजाएं 6 और 8, 8 + 6 14, और हाइट कितनी हो गई इसकी 4 हो गई, 14 7 बार हो गया, 7 × 4 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए आंसर है आपका, ए इज द आंसर। बिल्कुल कोई दम नहीं है चैप्टर में, सब बनेगा आपसे। आया समझ में भाई? सिंपल वैल्यू पुटिंग था और कुछ नहीं था। ओके, सो फाइनली अब आपका शुरू होगा यहां से 3D। 2D खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे आएगा, लेकिन अब थोड़ा 3D पढ़ लेते हैं, इसके काफी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे सब चीजें मिक्स होने वाली है ना। 3D का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, जहां पे अब आप देखो डायग्राम चेंज हो गए। अभी तक आप इसको केवल एक तरफ से देख रहे थे, अब आप इसको हर तरफ से देखोगे, तो अब चीजें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर डायमेंशंस में चलेंगी। तो ये है घन, घन मतलब होता है क्यूब, और घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर चीज बराबर हो। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को हम क्या बोलते हैं, ए। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, क्योंकि हर भुजा बराबर होती है। बेस्ट एग्जांपल है हमारा पासा। पासा मतलब आपका हो गया डाइस जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप फेंकते हो, या क्यूब वो जो जमाने वाला होता है अलग अलग कलर्स वाला, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना। तो यहां पर आप समझें कि इसके अंदर टोटल ये अपने आप में एक स्क्वायर है, इसका हर जो फलक है, हर जो सरफेस है, वो अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, हर सरफेस अपने आप में स्क्वायर है, और इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6, आमने सामने, आजू बाजू, ऊपर नीचे, 6 सरफेस हो गए। हर सरफेस अपने आप में स्क्वायर है। मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, केवल ये एक वर्ग है, तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, या कहें a × a, तो इसका क्षेत्रफल हो गया a²। अब ये एक हुआ, ऐसे 6 स्क्वायर्स हैं, अभी बताया आमने सामने, ऊपर नीचे, आजू बाजू। तो अगर एक सरफेस का, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर a² है, तो पूरे 6 पृष्ठ का कितना होगा, 6a², है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल a², तो पूरे 6 का कितना, 6a²। और अगर इसमें एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको यहां पे लिखा हुआ नहीं है, इसे हम वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, वक्र पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ। इसमें क्या होता है कि ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं। इमेजिन करिए, मैं आपसे कहूंगा कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, है ना, आप इसको 4 दीवार भी बोल सकते हो, कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, जिसमें छत और जमीन हट जाएगा, छत और जमीन हटा दो, तो जो चारों वॉल्स हैं, चारों दीवारें हैं, केवल उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4, क्योंकि 4 भुजाएं, तो 4 दीवारें 4a²। और मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस, तो छत और जमीन भी जोड़ लो, तो फिर क्या बन जाएगा, 6a², 6 × a²।
ओके। दूसरी बात, आयतन मतलब, अब यहां से सब में आयतन चालू होगा। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज की कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी वस्तु समा सकती है। आयतन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तो ये क्या बनता है, ये ए क्यूब बनता है, इसलिए ए क्यूब हो गया। और इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, A√3। क्या होता है, A√3। जैसे वर्ग में हमने क्या सीखा था, √2a, तो यहां पर क्या होता है, A√3। क्या बात समझ में आई? हम्म, ठीक है। आपको मैं ये बता सकता हूं कि ये कैसे बना, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये एक कमरा है, ठीक है। आप सोचिए कमरे में खड़े हो, है ना, और मुझे कमरे का विकर्ण निकालना है। तो कमरे का विकर्ण कैसे निकलेगा? तो भाई ये तो हो गई इस कमरे की, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये इस कमरे की हो गई हाइट, है ना। अब हमें ये एक्चुअली तिरछा होगा, इस कोने से उस कोने तक जाएगा, मतलब ये सीधा सीधा नहीं है, ये तिरछा है। और ये आप एक विकर्ण रखोगे यानी डायगोनल रखोगे। समझ में आ रहा है? आप ऐसे सोचो, मैं आपसे पूछता हूं फर्श के बारे में, जमीन के बारे में। मैं आपसे कहूंगा कि जमीन, तो जमीन तो ऐसी होगी, जमीन अपने आप में क्या होगी कि स्क्वायर होगी। और मैं पूछूंगा बताओ ये क्या है, तो ये उसका विकर्ण है, डायगोनल है। और डायगोनल क्या होता है, √2 है। डायगोनल क्या होता है, √2 है। विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। तो आप सोचिए जब आप एक कमरे में होंगे और आपसे उसका विकर्ण पूछा जाएगा, तो विकर्ण का मतलब क्या होगा, ऊपर वाले कोने से सामने वाले कोने तक ऐसा तिरछा रखना, है ना। विकर्ण का मतलब क्या होगा, किसी चीज को तिरछा करके रखना। ये कमरा होगा तो हम इसमें कोई चीज को तिरछा रखेंगे। तो तिरछा कैसे रखेंगे कि हम कहेंगे इस कोने से उसको इस कोने तक रखना, यानी ऐसा तिरछा रखना है ना। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, लेकिन वो तिरछा बनेगा, है ना। तो इसकी एक भुजा यानी इसकी ऊंचाई a हो जाएगी, और ये बीचों बीच से जाएगा, यानी उस कमरे के जमीन का वो विकर्ण होगा जो √2a होगा। तो आपको इसकी तिरछेपन की आपको ऊंचाई निकालनी है ना, ये पता लगाना है। तो अगर आप यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस √2 प्लस √2a का स्क्वायर, है ना, बराबर में x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना, 3a स्क्वायर, और बराबर में x और अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो √3 अंदर रह जाएगा, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, √2 इंटू a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, √2a का स्क्वायर √2a होगा ना, मैंने 3 कहां से लिख दिया, 2a स्क्वायर। तो ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बनेगा 3a स्क्वायर, और पूरे पे लग जाएगा अंडर रूट, तो √3 रह जाएगा, और a स्क्वायर a बन जाएगा। तो a से इसका विकर्ण मिलता है √3 इंटू भुजा। ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप तभी बनाना सीखोगे जब आप इमेजिन करोगे कि किसी कमरे में तिरछा समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, जिसका आधार विकर्ण होगा, उसका आधार इस कोने से सामने वाले कोने पे सब तिरछा विकर्ण होगा, है ना। तो ये विकर्ण हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई, और ऊपर से नीचे आप किसी चीज को तिरछा रख रहे हो, वो उस कमरे का विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा 3D में, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि किसी कमरे में बांस को रखो, किसी लंबी रॉड को रखो, तो आप उसको तिरछा रखोगे, तब वो सबसे ज्यादा लंबाई में रखा जा सकता है। अगला है घनाभ। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का मतलब होता है कि इसकी लंबाई भी अलग होती है, इसकी चौड़ाई भी अलग होती है, और इसकी ऊंचाई भी अलग होती है, यानी हर चीज अलग अलग होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है माचिस की डिब्बी आती है अपनी, मैच बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, डस्टर, मिटाने वाला डस्टर जो आता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अधिकतर हमारे घरों के जो कमरे होते हैं वो घनाभ आकार के होते हैं, हॉल होते हैं वो घनाभ होते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। तो ये घनाभ का उदाहरण है, मतलब घन से ही बना है। तो इसका ये वापस से क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये वही है, 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछे, या कभी कभी आपसे बोले कि वक्र पृष्ठ, यानी छत और जमीन हट जाता है इसमें, केवल चारों दीवारें, है ना।
तो ये हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण वापस से इसमें इस प्रकार से आप किसी चीज को तिरछा रखोगे तो अब वो उसका विकर्ण हो जाएगा। भाई ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो जाएगी इसकी क्या चौड़ाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से इसका विकर्ण हो जाएगा जिसको आपको निकालना है। तो वापस आप अगर यहां पे थोड़ा सा इसको डायग्राम बना के देखोगे कि ये कमरा है, ठीक है, इसमें आपको ये चीज पता लगानी है तिरछा, तो ये तो क्या हो जाएगी, इस कमरे की ऊंचाई हो जाएगी, ये इस कमरे की लंबाई हो जाएगी, और आपको इसका ये मतलब आयत का आपको विकर्ण पता लगाना है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, वो अपने आप में लंबाई धन चौड़ाई होता है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, है ना, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ऊंचाई का वर्ग जो इसके बराबर होगा, ये आपका विकर्ण आएगा। ईंट भी इसका उदाहरण है, बिल्कुल ईंट भी इसी का उदाहरण है। ओके, चलिए अब आते हैं इसके प्रश्नों पे, प्रश्नों से ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी आपको। ये रहा आपका सवाल, पढ़ें इसको जल्दी से। हाँ, मैं आपको बिल्कुल यार डायगोनल का मतलब बता देता हूं। डायगोनल मतलब किसी कमरे में किसी वस्तु को तिरछा रखना, तिरछा रखना मतलब आपसे मैं कहूंगा, और डायगोनल हमेशा किसी भी कमरे का, किसी भी क्यूबॉइड का सबसे ज्यादा लेंथ का होगा। मतलब मान लो किसी कमरे की लंबाई 20 है, तो आप तिरछा करके ज्यादा लंबी वस्तु रख सकते हो। अभी क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा। हाँ, चलो समझे। एक घन जिसकी भुजा 25 है, पिघलाकर एक छोटे छोटे घन बनाने। देखो हमारे पास अभी एक फिलहाल एक बड़ा सा घन है, एक बड़ा सा क्यूब है ना, एक बड़ा सा क्यूब है, उससे हमें छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब्स बनाने हैं। और मैंने आपको इसका बेसिक पहले भी बताया था कि आप क्या करते हो, कभी भी ध्यान रखो आपके पास टोटल कितना है और एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उसका भाग दे दो, आपको संख्या मिल जाएगी। तो बड़ा जो घन है, आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, छोटे वाले को स्मॉल ए कर देते हैं। तो बड़े घन का बड़े घन की जो भुजा है वो 25 है, तो 25 25 25 इतना मटेरियल आपके पास है। छोटा एक घेरेगा 5 × 5 × 5, ठीक है भाई। 5 से कैंसिल हुआ, फिर 5 से कैंसिल हुआ, फिर 5 से कैंसिल हुआ, तो आपका आंसर कितना आएगा, 125, 125 छोटे छोटे क्यूब्स आप बना सकते हो, ये आंसर है। कभी भी ध्यान रखो कितना हमारे पास है और एक का एरिया वॉल्यूम जो है उससे भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा। और कभी भी आप इस प्रकार के कन्वर्ट करने वाले, पिघलाने वाले कि इससे इतने बनाने हैं, ऑलवेज वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करोगे, हमेशा आयतन के सूत्र का प्रयोग करोगे, है ना। अभी आगे आएगा कि किसी को आपने पिघला के ये बना दिया, आप एक बड़े क्यूबॉइड से छोटे छोटे क्यूब्स निकालना चाहते हो, तो इसमें हमेशा आयतन का प्रयोग होगा, वॉल्यूम का होगा। यहां जगह घेरने की बात नहीं चल रही कि वो कितनी जगह घेरेगा, तो क्षेत्रफल एरिया, लेकिन यहां पे कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम है, कितनी चीज बन सकती है, तो ऐसे में हमेशा यूज किया जाता है वॉल्यूम यानी आयतन। अब देखो लोहे के 3 घन हैं, एक 6 है, एक 8 है, एक 10 है। इन्हें पिघला के एक बड़ा घन बनाना है। एक 6 वाला है, ठीक है, फिर एक 8 वाला है और फिर एक 10 वाला है। इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा बनाना है। तो अब यहां पे हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि भैया इन तीनों का योग इसके बराबर होगा, क्योंकि बनेगा तो इन तीनों से ही। इन तीनों का वजन और इन्हीं को मेल्ट करके जो नया बना रहे हो, दोनों का वजन तो सेम होगा। तो इनका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा A1 A2
और A3, और ये हो जाएगा केबल कैपिटल A3। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब, ये हो जाएगा 8 का क्यूब, ये हो जाएगा 10 का क्यूब, विच इज इक्वल टू A क्यूब। 6 यानी 216, 8 यानी 512, 10 यानी 1000, और A मतलब क्या हो जाएगा, इस पे क्यूब रूट लगेगा। ये हो जाएगा आपका 1728, और 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो जो बड़ा घन बनेगा उसकी ईच साइड विल बी 12, उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 12 होगी। बोलिए ठीक है बात। हाँ ओके है, नेक्स्ट देखिए। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। देखो दो घन हैं जिन्हें हमें जोड़कर एक घनाभ बनाना है। डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये एक क्यूबॉइड था जिसको आपने क्या करा, मतलब सॉरी, दो अलग अलग क्यूब्स थे, दो अलग अलग घन थे, इन्हें आपने चिपका दिया, जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। जो एक क्यूब है इसकी लंबाई 8 थी, इसकी लंबाई 8 है, तो जब एक क्यूबॉइड बन जाएगा तो इसकी लेंथ 16 हो जाएगी, लेकिन ना इसकी चौड़ाई ना इसकी ऊंचाई में कोई फर्क आएगा। देखो जब दो क्यूब्स को जोड़ोगे, दो घनों को चिपकाओगे, तो केवल उनकी लेंथ बढ़ेगी, केवल लंबाई बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क नहीं आएगा अगर एक के बाजू में एक रखा हुआ है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपका जो क्यूबॉइड का क्षेत्रफल है 2, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई बताना है। तो ये आ गया 2, लंबाई गुणा चौड़ाई 16 गुणा 8, 8 गुणा 8, और 8 गुणा 16, ये हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया। 16 और 8 कितना हो गया, 128। 8 और 8 कितना हो गया, 64। 16 और 8 फिर से कितना हो गया, 128, है ना। तो ये हो जाएगा 128, 128 हो गया आपका 256, और ये हो गया आपका कितना, 256, 12 दूनी 24, सॉरी 256, और ये हो जाएगा आपका 320 का दुगना 640, 640। ये इसका कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 640, 640। आया लॉजिक समझ में। दो क्यूब्स को जोड़ोगे तो लेंथ बढ़ेगी, मतलब लंबाई, पहले एक की लेंथ 8 थी, दूसरे की भी 8 है, तो टोटल 16 हो गया, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसको देखिए, देखो एक 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे कमरे में आपको कितने बॉक्स रख सकते हैं। देखो आप एक तरफ रखोगे पूरे कमरे का आयतन, जो रूम है उसका वॉल्यूम लोगे, और नीचे
एक बॉक्स के वॉल्यूम का भाग दोगे। ऊपर कमरे का वॉल्यूम यानी आयतन और नीचे एक बॉक्स का वॉल्यूम। कमरा कैसा है, उसकी एक लंबाई है, उसकी एक चौड़ाई है, उसकी एक ऊंचाई है। बॉक्स की भी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, एक ऊंचाई होती है ना। हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था कि आप पहले देखो कि टोटल कितना हमारे पास है और उसमें एक कितनी जगह घेरेगा। तो पूरे कमरे का कितना वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है और एक कितनी जगह घेरेगा, उससे भाग देंगे। तो देखिए कमरे की लंबाई कितनी है, 8 मीटर। देखो बॉक्स सेंटीमीटर में, तो इनको भी 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में बदल दो। तो 8 मीटर यानी 800, 7 मीटर यानी 700, 6 मीटर यानी 600। और एक बॉक्स 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो 8 से कैंसिल हुआ 100, 7 से कैंसिल हुआ 100 और 6 से कैंसिल हुआ 100। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हम कहेंगे 10 लाख बॉक्स, 10 लाख बॉक्स, 10 लाख बॉक्स रख सकते हैं उस कमरे में। हाँ या ना? ठीक है, चलिए अगला एक और इसी प्रकार का सवाल है ये। इन सवालों के पैटर्न को और इन प्रश्नों की भावनाओं को समझो, आप समझ पाएंगे कि सबका पैटर्न एक ही है, कितना है और एक कितना फिट होगा, कितनी जगह घेरेगा। जैसे दीवार और ईंट वाला सवाल आया। अब एक दीवार है, तो दीवार क्या है, दीवार अपने आप में क्यूबॉइड है, एक घनाभ है। दीवार ऐसी होती ना। अब इसमें हमें एक ईंट फिट करनी है, ऐसी हमें बहुत सारी ईंटें इसके अंदर लगानी है। तो दीवार की एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। तो आप क्या लेंगे, दीवार यानी वॉल, वॉल का वॉल्यूम, और उसमें एक ईंट, ईंट को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक, ब्रिक का वॉल्यूम। दीवार की अपनी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, और एक ईंट कितना वॉल्यूम उसमें घेरेगी, एक ईंट का आयतन कितना है, उसका भाग देंगे। सेम कंसेप्ट है, बस इकाइयों का ध्यान देना। 8 मीटर 800 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर, और इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। एक ईंट की लेंथ 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में था, बस ये शुरू के 8 और 6 मीटर में थे, उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। आ रहा है समझ में? बस अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो मैं करके बता दूं क्या। इसका ये डबल है, ठीक है। इससे ये कैंसिल होगा 100 बार और इससे ये कैंसिल होगा 4 बार। 8 4 32 दूनी 64, 6400 ब्रिक्स, 6400 ईंटें जरूरत पड़ेंगी। ए इसका आंसर है। सेम लॉजिक। आया? ठीक है, आगे बढ़े। ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा था, आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक कमरा है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, बताओ कितनी अधिकतम लंबी वस्तु रख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ अ बॉक्स कैन बी प्लेस्ड। बॉक्स नहीं है ये, एक्चुअली थोड़ा सा यहां भाषा गलत है, यहां बॉक्स नहीं आएगा। मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रॉड, मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड, है ना। अधिकतम लंबाई की एक रॉड रख सकते हैं। तो मैं फिर वही बोल रहा हूं कि ये कमरा है, आप कभी भी डायगोनली तिरछा ज्यादा लंबा किसी वस्तु को रख सकते हो, ठीक है। कहां पे, अच्छा हाँ, यहां 1 0 मैंने कम लगाया। 6 से 100 बार, 25 से 4 बार, ठीक है। अब ठीक है, 400 3200। आपने अधिकतर देखा होगा अपने घरों में, जब कोई सामान नहीं निकलता है तो हम उसको तिरछा कर देते हैं मेन डोर पे, ताकि वो निकल जाए, है ना। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण मैं बताता हूं, ये अपना दरवाजा है, ठीक है। कभी कोई चीज नहीं जा रही तो आप उसको ऐसा तिरछा रख देते हो, तिरछा रख के आप उसको बाहर निकालते हो। क्यों? क्योंकि तिरछे में ज्यादा लंबा रखा जा सकता है,
तो बस वही है। और तिरछा यानी इसको डायगोनली, तो आप इसके विकर्ण का, किसी कमरे में कितनी लंबाई की अधिकतर वस्तु रख सकते हो, यानी उसका डायगोनल, उसका विकर्ण। तो लंबाई का वर्ग यानी 12 का स्क्वायर, चौड़ाई का वर्ग यानी 9 का स्क्वायर, ऊंचाई का वर्ग यानी 8 का स्क्वायर, और सबको अंडर रूट में ले लो, तो ये आपका 289 आएगा। एंड 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17, 17 का ये स्क्वायर होता है। अब देखो कमरे की लंबाई 12 है, लेकिन आप उसमें 17 मीटर लंबी वस्तु रख सकते हो अगर तिरछा रखोगे तो। अच्छा, यहां भी बॉक्स लिखा हुआ है। अधिकतम लंबाई का ये एक्चुअली होना चाहिए था बास, बास रखा जा सकता है, नॉट बॉक्स। ओके भाई। हम्म। हाँ, सेम क्वेश्चंस यूट्यूब पे हैं। हाँ, मैंने पहले ही दिन कहा था कि कई सारे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के बेसिक समझाने के लिए मैं सेम प्रश्नों का प्रयोग करता हूं। लेकिन आप यूट्यूब से इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैंने 40 प्रश्न कराए होंगे तो यहां पे मैं आपको 140 प्रश्न कराऊंगा। तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब तो यूट्यूब पर भी है। यूट्यूब पे कुछ नहीं है जो आपको यहां मिलेगा, है ना। आप एक चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब पर जितना होता है उसका 10-20% भी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए निश्चिंत रहें, बिंदास पढ़िए। एक आयताकार बर्तन जिसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 15 है, पानी से भरा हुआ है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को डुबा दिया जाए, बताइए पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। लॉजिक समझेंगे हम इसका, किसका लॉजिक क्या है। जैसे आपको एक छोटी सी बात यहां पे समझनी है कि मान लीजिए पानी का स्तर फिलहाल यहां तक है ना। पानी का एक नियम है, इसका एक प्रिंसिपल होता है कि जितने वॉल्यूम की वस्तु पानी में डूबेगी उतना पानी का स्तर बढ़ेगा। मान लो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास एक बॉटल है जो 1 लीटर की है, 1 लीटर की पानी की बॉटल है। अगर मैं इसको पानी में डुबा दूंगा तो पानी कितना ऊपर उठेगा, 1 लीटर ही पानी का स्तर बढ़ेगा। कहने का मतलब कि जितने वॉल्यूम की चीज पानी में डालोगे उतना वाटर लेवल इंक्रीज होगा, मतलब वो उतने ही वॉल्यूम के इक्वल होगा। 5 लीटर पानी डालोगे 5 लीटर उठ जाएगा, कॉमन सेंस है ना। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे एक घन को डुबा रहे हो। एक इस प्रकार का घन है जिसको मैं पानी के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो जब ये पानी के अंदर जाएगा तो मान लीजिए यहां जाके ये बैठ गया, है ना। इस प्रकार से ये पानी के अंदर चला गया। तो जब ये पानी के अंदर चला जाएगा तो ये पानी का स्तर कितना उठाएगा। मान लीजिए पानी का स्तर फिलहाल यहां तक था, इसके जाने के बाद पानी का स्तर यहां आ गया, तो ये जो वृद्धि हुई ना, बस यही ऊंचाई है, इतना पानी का स्तर बढ़ा है। और इसका वॉल्यूम, जितना पानी का स्तर बढ़ा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल है। तो देखो पानी का आयतन, पानी का कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। वाटर का वॉल्यूम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। वाटर जिसके अंदर है उसका फॉर्मूला लगेगा, और एक तरफ हो जाएगा इस घन का आयतन, ठीक है, जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि इतना ही पानी उठेगा। पानी जिसके अंदर है उसका आयतन लगेगा, उसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो पानी किसके अंदर है, एक घनाभ के अंदर है, एक आयताकार बर्तन है, उसकी अपनी एक लंबाई होगी, उसकी एक चौड़ाई होगी, उसकी एक हाइट होगी। और घन का आयतन क्या होता है, विच इज ए क्यूब। बर्तन की लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, और इसकी हाइट, हाइट कितनी बड़ी यही तो हमें निकालना है। बराबर में जो क्यूब आपने डाला उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो 15 का क्यूब है। हाइट इज इक्वल टू 15 15 15 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 15। ओके भाई, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 15 15 हो गया आपका 225 डिवाइडेड बाय 20, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 11.25 आएगा। इतना वाटर का लेवल इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर।
11.25। ओके, बताइए बात समझ में आई या नहीं आई। इक्वल क्यों किया? जितना पानी का लेवल बढ़ा उतना ही क्यूब का होगा, क्योंकि जितना क्यूब उतना ही वाटर बढ़ेगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना, तो इक्वल ही तो लिखेंगे। नेक्स्ट, देखो एक तालाब है जिसकी अपनी एक लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, और इसका पानी कितना है वो दिया हुआ है ना। अब आप समझिए कि तालाब का जो वॉल्यूम होगा उसकी एक लेंथ होगी, उसकी ब्रेड्थ होगी, उसकी एक हाइट होगी, और यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना है, 42,000 लीटर है ना। लेंथ कितनी है, 6 मीटर। लेंथ क्या है, 6 मीटर। ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी है, 3.5 मीटर। और इसकी हाइट यानी इसकी गहराई कितनी है नहीं पता, और ये क्या है, 42,000 लीटर है, जो अपने आप में गलत है। देखो क्या है, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर होना चाहिए, या सब कुछ लीटर में हो या सब कुछ मीटर में हो। मैथ्स का सिंपल सा नियम है कि आपको सबकी यूनिट सेम करनी पड़ती, इकाई बराबर करनी पड़ती है। तो याद रखिए 1 क्यूब मीटर, 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है, 1,000 लीटर। 1 घन मीटर का मतलब क्या होता है, 1,000 लीटर। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है 42,000 लीटर, ये अपने आप में 142 क्यूब मीटर के बराबर होगा, है ना। लीटर को मीटर में कैसे बदलते हैं, आपके सामने है। 1 क्यूब मीटर इज इक्वल टू 1,000 लीटर। तो अगर 42,000 है तो हम उसको क्या करेंगे, 42 क्यूब मीटर में बदलेंगे, तो एक्चुअल में ये 42 क्यूब मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 42, 6 और 3.5, 6 × 18 और 2, ये 21 होगा। 21 कैंसिल होगा 2 बार, तो जो तालाब की गहराई है, डेप्थ है, वो 2 मीटर है। ये आंसर है आपका, 2 मीटर इज द आंसर। आया? ओके, डन। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका ध्यान रखना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप लोग करिएगा, और बाकी इसके आगे फिर हम कल बढ़ते हैं। आज के लिए इतना मेरे ख्याल से इनफ है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। बाकी पिछले 2-4 दिनों में बहुत सारी नई नई चीजें हो चुकी हैं विनर्स में, शायद आपको सबके बारे में जानकारी होगी। नहीं है तो आप यूट्यूब पे देखिए, आपको सब चीजों की जानकारी मिलती ही रहती है। कल भी विनर्स में 200 पदों पर भर्तियां हैं, 200 लोगों की विनर्स में जरूरत है, और किस प्रकार की पोस्ट हैं, क्या जॉब्स हैं, उसकी जानकारी कल यूट्यूब पे दी जा चुकी है। उम्मीद है आप लोगों ने वो देख लिया होगा, और उसको जरूरतमंद तक भी आप पहुंचाइए। अगर आपको कोई लगता है तो उसको भी वो वीडियो शेयर आप कर देना, ताकि वो विनर्स में जुड़ सके फॉर दी जॉब। ओके, चलो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे भाई, जॉब लेना है तो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये बोलना छोड़ दो इतना कैसे याद रखें उतना कैसे करें, सब बाकी सब चीजें तो तुम्हें याद रहती है। जितनी गलत चीजें हैं वो तो तुम्हें याद रहती है, अच्छी चीजें याद करने में बोलते हो कि इतना कैसे याद करें।
हाँ बरसात हो रही है, बढ़िया है, नहा धो लो बरसात में। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। और रात 8:30 बजे भी आज यूट्यूब पे मैं आऊंगा, तो आप चाहें तो उस क्लास में भी आ सकते हो। बाकी कल अपने समय पर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए।